क्या था कि अब तक हम लोगों ने वेरिएशन मेथड और वेरिएशन प्रिंसिपल पढ़ चुके थे, है ना। उसके ऊपर मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम बाय वेरिएशन मेथड। अब अगर तुम्हें वेरिएशन मेथड पता नहीं होगा ना तो फिर ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप लोगों का क्या होगा, वेरिएशन मेथड वाली जो वीडियो है मेरी उसको देख लो। वेरिएशन मेथड जब समझ में आ जाएगा उसके बाद फिर ये टॉपिक समझ में आएगा। तो इसमें हमें करना क्या है, ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम यानी हीलियम एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें फाइंड करना है वेरिएशन मेथड से, ठीक है। तो किस तरह से करते हैं देखिए, स्टार्ट करते हैं। We use variation method to find the energy of ground state energy of the helium atom। यानी जो वेरिएशन मेथड है उसका यूज हम कहाँ करते हैं, हीलियम एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करने में। हाइड्रोजन की भी हमें फाइंड करना है, परटर्बेशन थ्योरी से फाइंड कर चुके थे ऑलरेडी। तो आज जो है वो वेरिएशन मेथड से हमें फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, ये बहुत बेसिक पॉइंट है, आप सब लोग जानते होंगे। जो हीलियम एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज 2e। जो हीलियम एटम होता है उसके पास कितना चार्ज होता है, 2e चार्ज होता है। अब आपको चार्ज कैसे निकाला, चार्ज Q इज इक्वल टू होता है ना, आपको पता होगा n इंटू ई। Q इज इक्वल टू n होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम अगर हीलियम एटम की बात करते हैं तो हीलियम एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो n की जगह कितना हो गया, 2 हो गया। वैसे n की जगह हम कभी कभी z भी लिख देते हैं। z का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, या उसी को हम बोल देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या उसी को हम बोल देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन ये सब इक्वल तभी होता है जब एटम कैसा होगा, न्यूट्रल एटम होगा, ठीक है। तो इसके पास हम लोगों ने मान लिया है कि जो चार्ज है हीलियम का वो कितना है, 2e है, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ चार्ज माइनस ई। अब ये तो सबको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है, तो माइनस का ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का हो गया चार्ज हमारे पास। तो जो हीलियम एटम पे हम लोगों ने चार्ज फाइंड किया वो कितना आ गया है, 2e। और जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो क्या होगा, माइनस का ई, ठीक है। माइनस यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, तो वो माइनस की वजह से माइनस आ रहा है उसकी वजह से। और ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें देखना है इसमें आगे, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे जो हीलियम एटम है तो उसको हमने स्टेशनरी मान के चल रहा है, उसका जो न्यूक्लियस है स्टेशनरी मान के चलते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ जो है हीलियम का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जो हीलियम का होगा उस पर मान लेते हैं जो चार्ज है वो कितना है, 2e चार्ज है। वैसे तो Z ही लिखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, उसको 2e लिख देंगे। अब इसमें मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है हीलियम का, कैसा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के पास, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मान लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो अगर हम इसकी ये डिस्टेंस को r1 ले लें, इसकी ये डिस्टेंस को r2 ले लें, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने r12 ले लिया, तो इतनी बात में तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इतना हो गया ना। देखो हमें करना क्या है, हैमिल्टोनियन निकालना है। हैमिल्टोनियन निकालने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चाहिए, क्योंकि हमें उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो अब हमें करना है यहाँ पे क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तभी तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना। तो हम पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरह से लिख सकते हैं, देख लो, आपको फॉर्मूला तो पता है ना, क्या होता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, तो निकाल देते हैं। तो सबसे पहले तो ये न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन की हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो इस न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की जब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2e² अपॉन में r1। और कैसा आएगा, ये माइनस का आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, हो गया ना। 2 इंटू ई यानी 2e इंटू ई अपॉन में ये डिस्टेंस r1² माइनस क्यों आया, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ निकालेंगे, जो कि अट्रैक्शन वाली पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी। कितना हो जाएगा, -2e² अपॉन r2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो कैसी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, रिपल्शन की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन है और सेम चार्ज या लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इस केस में +e² अपॉन r12। ये पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने फाइंड कर दी है, इसको मैं यही लिख देता हूँ +e² अपॉन r12। और जो ये जो नया टर्म दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, e² अपॉन r12, इसको हम बोलते क्या है, इंटरेक्शन एनर्जी बोला जाता है इसको। e² अपॉन r12 इसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी ये होता है इंटरेक्शन एनर्जी। तो ये हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड कर लिया है।
जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया है, इस बार एक को फिर से बता देता हूँ कि ये पोटेंशियल एनर्जी किस टाइप से निकाली हम लोगों ने। एक देखो ये तो पर न्यूक्लियस हो गया और इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के साथ पोटेंशियल एनर्जी निकला, ये वाला टर्म हो गया। इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी निकला, ये वाला टर्म हो गया। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो आपस में पोटेंशियल एनर्जी निकाला है उसके लिए ये वाला टर्म हो गया, जिसको हमने बोल दिया है इंटरेक्शन एनर्जी। तो मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा ये सिस्टम बना है उसका हैमिल्टोनियन निकालने की बात करते हैं। तो जो हैमिल्टोनियन हम निकालेंगे तो हैमिल्टोनियन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और जब इसकी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होता है माइनस h कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 1 स्क्वायर प्लस डेल 2 स्क्वायर, ये तो होता है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी की हम बात अगर करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास कितनी आ चुकी है वैल्यू, ये पूरी वैल्यू हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की है। तो कितना हो जाएगा आप देख सकते हो, देखो इन दोनों टर्म्स में से माइनस 2e स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2e स्क्वायर कॉमन किया तो बचेगा 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 और प्लस ये जो टर्म है लास्ट वाला ये रहेगा बिल्कुल एज इट इज, इसको हमने मान लिया है फर्स्ट इक्वेशन। तो इतनी बात में तो मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छा इसमें मैं एक चीज और बता दूं, जो डेल्टा 1 है और डेल्टा 2 है ये क्या होते हैं, डेल्टा 1 स्क्वायर और डेल्टा 2 स्क्वायर ये होते हैं लाप्लासियन। लाप्लास होता है डेल्टा 1 और डेल्टा 2, ठीक है। और डेल्टा 1 जो है वो कहां से होता है, r1 डिस्टेंस पे होगा, डेल्टा 2 है वो कहां पे होगा, r2 डिस्टेंस पे होगा। तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ साइड में लिख देता हूं, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे। तो देख लो डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या होता है। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 हमारे पास क्या होगा, डेल्टा 1 स्क्वायर एंड डेल्टा 2 स्क्वायर आर द लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर at a distance r1 and r2। तो ये होता है हमारे पास डेल्टा 1 स्क्वायर एंड डेल्टा 2 स्क्वायर। तो आप लोग समझ गए ना, डेल्टा 1 स्क्वायर डेल्टा 2 स्क्वायर क्या होता है, लाप्लासियन ऑपरेटर एट डिस्टेंस r1 एंड r2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें वो देखना है। तो स्टूडेंट्स देखो आगे क्या होगा, इफ द इंटरेक्शन एनर्जी E स्क्वायर अपॉन R12। देखो E स्क्वायर अपॉन R12 क्या था, मैंने आपको बताया था इंटरेक्शन एनर्जी है दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच का, ठीक है। जो डायग्राम अभी मैंने बताया हुआ था उसमें आपने नोट किया होगा कि जो E स्क्वायर अपॉन R12 है और जो पोटेंशियल एनर्जी अभी हम लोगों ने फाइंड किया था, जिसको फर्स्ट इक्वेशन मान चुके थे, शायद नहीं माना था, देख लेना आप लोग। तो उसमें जो लास्ट वाला टर्म आया था ना E स्क्वायर अपॉन R12, उसको हमने क्या बोला था, इंटरेक्शन एनर्जी। अगर हम मान के चल लेते हैं कि E स्क्वायर अपॉन R12 यानी इंटरेक्शन एनर्जी जो है दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की अगर वो प्रेजेंट ना होती तो, ठीक है, उस सिचुएशन में हमें काम करना था वैसे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन के लिए हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड की थी पर्टर्बेशन थ्योरी से, तो उसमें E स्क्वायर अपॉन R12 को हम लोग मान के नहीं चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हीलियम एटम की बात हो रही। अब हीलियम एटम में होगा क्या सिचुएशन, देखो मैं बता देता हूँ कि अगर हम हीलियम एटम की बात करते हैं, यहाँ पे देख लो साइड में बता रहा हूँ कि जैसे ये हीलियम का न्यूक्लियस मान लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे शायद दिखाई नहीं देगा, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ना लिख के कहीं और लिख देते हैं। चलो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये हो गया हीलियम का न्यूक्लियस हो गया, तो हीलियम के न्यूक्लियस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ माना और एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ मान लिया, ठीक है। अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे मान के चलो, तो अगर सिर्फ इतने सिस्टम को देखो तो ये क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम है ना, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। और अब तुम इस इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ दो, इस सिस्टम को देखो तो ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हीलियम एटम है वो दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, ऐसा हम मान रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, मान रहे हैं, क्योंकि हीलियम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को जब हम सेपरेटली देखेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेंगे, यानी हाइड्रोजन लाइक एटम की तरह बिहेव करेगा सिस्टम। तो होगा क्या, द ग्राउंड स्टेट एंड आइगन फंक्शन ऑफ हीलियम वुड बी प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉर्मलाइज्ड हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन, ठीक है, ओके। तो किस तरह से उसको शो कर सकते हैं, साई r1 r2 इज इक्वल टू, भाई प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करना है तो लिख सकते हैं साई r1
100 इंटू साई 100 R2, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू जो आती है वो इतनी आती है z³ अपॉन पाई a नॉट क्यूब e रेज़ टू पावर माइनस z अपॉन a नॉट r1 प्लस r2, ठीक है। अब जो यहाँ पे हम बात करें फंक्शन की, अगर इसको हम साई1 फंक्शन मान लें, इसको साई2 मान लें, तो साई1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों जो साई1 और साई2 मैंने लिखे हुए हैं वो वेव फंक्शन है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो साई1 कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ z³ अपॉन पाई a नॉट क्यूब e रेज़ टू पावर माइनस z r1 अपॉन a नॉट, और जो साई2 है हमारे पास वो कितना है, z³ अपॉन अंडर रूट ऑफ z³ अपॉन पाई a नॉट क्यूब e रेज़ टू पावर माइनस z r2 अपॉन a नॉट, ठीक है। जब आप साई1 और साई2 का मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो बिल्कुल आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। आप देख सकते हो, देखो जब आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये अंडर रूट से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा, z³ अपॉन पाई a नॉट क्यूब रहेगा, ये देखो लिखा है ना z³ अपॉन पाई a नॉट क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो e की पावर जो है वो माइनस का zr1 अपॉन a नॉट प्लस माइनस का zr2 अपॉन a नॉट हो जाएगा, तो माइनस z अपॉन a नॉट कॉमन आ जाएगा दोनों में से, r1 प्लस r2 बचा रहेगा, तो यही फंक्शन हमको फाइनली मिल जाएगा। तो जो यहाँ पे स्टूडेंट्स a नॉट है ना, तो a नॉट क्या है, बोर रेडियस होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, h² अपॉन me², और यहाँ पे जो z है उसको हमें कितना लेके चलना है, 2 लेके चलना है। उसको हमें 2 लेके क्यों चलना है, क्योंकि हम हीलियम एटम की बात कर रहे हैं। कौन से एटम की बात कर रहे हैं, हीलियम एटम की, और हीलियम के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। इसके आगे का हमें देखना है नेक्स्ट सेक्शन में। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ हाइड्रोजन इज द सम ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये तो सब आपको पता ही है कि हैमिल्टोनियन जब भी हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, द सम ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें टोटल फाइंड करना है। तो जो हैमिल्टोनियन आएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी। e² अपॉन r12 क्या था, इंटरेक्शन एनर्जी था। अब इंटरेक्शन एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट कितना होता है। लेकिन यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है उनकी दोनों की अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, z² e² अपॉन 2a नॉट, और a नॉट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, बोर रेडियस होता है, उसकी वैल्यू कितनी थी वो भी अभी मैंने यहाँ पे बताई हुई थी, इसको मिटा दिया है। और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर हम देखेंगे तो कितना होता है, 2z e² अपॉन a नॉट। अब यहाँ पे बचता है सिर्फ इंटरेक्शन एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना। अच्छा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना तो आप सबको आता होगा, सीखे हो आप सब पहले से। अब जैसे अगर हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है e² अपॉन r12 का, तो उसको ऐसे लिखते हैं ना, e² साई e² अपॉन r12 साई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखो डबल इंटीग्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है ना हमारा साई, वो दो चीजों का फंक्शन है, एक r1 का और एक r2 का, इसलिए हमें दो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने निकाला है, ये निकाला है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन हमारे पास जो हीलियम एटम है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करा दें, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करा दें, तो फाइनली ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगा, उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो हमें मिलेगी वो किसके लिए मिल जाएगी, हीलियम एटम के लिए मिल जाएगी। अभी ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसका है, हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का डबल हो जाएगा, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो जो अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू अब हमें मिलेगी वो किसका होगा, हीलियम के लिए। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करा दो भाई, तो 2 का यहाँ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2/2 तो कैंसिल हो जाना, तो कितना हो जाएगा, z², सॉरी कितना हो जाएगा, इसको दोबारा लिख देता हूँ, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगा काइनेटिक एनर्जी का, तो कितना हो जाएगा, ये z² e² अपॉन में कितना हो जाएगा, a नॉट, क्या बचेगा अपॉन में, सिर्फ a नॉट बचेगा। और इसी तरह से जब हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो माइनस का 4z e² अपॉन में आ जाएगा a नॉट। तो इस तरह से ये हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल जाएगा। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें निकालना था इंटरेक्शन एनर्जी का, तो कैसे निकालेंगे देखो,
तो फॉर्मूला तो आप सबको पता है, साई स्टार दो चीजों का फंक्शन है r1 r2 का, इनटू में e²/r12 इनटू साई r1 r2 ये दो चीजों का फंक्शन है, तो क्या होगा dr1 इनटू dr2। तो ये हो जाएगा हमारा इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। अब इसमें आप चाहो तो ये फंक्शन जो है ना उसकी वैल्यू आप रख सकते हैं। वैसे तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू बताऊंगा, लेकिन जहां तक हो सकता है वहां तक करने की कोशिश कर देता हूं इसको। तो ये क्या होगा, देखो डबल इंटीग्रेशन तो है ही अपने पास। अच्छा e² तो कांस्टेंट था, ये आ गया इंटीग्रेशन से बाहर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखना है, साई की वैल्यू अपने पास ये है, तो आप जब यहाँ पे रखोगे तो इस चीज का फाइनली स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक बार ये इसके साथ आएगा और यही चीज एक बार इसके साथ भी आएगी, तो इसका हो जाएगा है मेरे पास स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, z³ अपॉन पाई a0 क्यूब, इसका हो जाएगा टोटल स्क्वायर, ठीक है, ओके। अपॉन और ये अब आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1/r12 सेम टू सेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल होगा ना, मल्टीप्लाई इसका इसी में कराओगे तो डबल हो जाएगा, e⁻²z अपॉन a0 r1 प्लस r2 और dr2 ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। अब जब आप इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप फाइंड करेंगे ना, तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कितनी आएगी। जब आप इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 5z² अपॉन 8a0, कितना आ जाएगा 5z² अपॉन 8a0, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे यार बहुत तगड़ी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ कैलकुलेशन को। तो जब आप ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली है e²/r12, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5z² अपॉन 8a0। तो अब हमारे पास देखो तीनों एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ चुकी हैं, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई और इंटरेक्शन एनर्जी का भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अब हमें करना क्या है, इसमें सिर्फ हैमिल्टोनियन में ये तीनों वैल्यू रखना है। हैमिल्टोनियन का मतलब इस इक्वेशन में जो इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट, उसमें हमें इन तीनों की वैल्यू पुट करना है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो इसको करते हैं सॉल्व फिर आगे, तो देखते हैं क्या आएगा। चलो तो रखते हैं वैल्यू, तो क्या लिखोगे सबसे पहले बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो हैमिल्टोनियन जो हमें मिलने वाला है वो क्या हो जाएगा, देख लो भाई, काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले कहा है ये है z² e² अपॉन a0 प्लस, अब है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये प्लस ना आके क्या आएगा, माइनस ही आ जाएगा। 4z² अपॉन 8a0, सॉरी a0, 4z e² अपॉन a0 ये आ जाएगा। और लास्ट में इंटरेक्शन एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास ये है, तो कितना है 5z e² अपॉन 8a0, ये आ जाएगा हमारे पास हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो इसको कर लेते हैं पैक, बढ़िया एकदम, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हमें फाइनली निकालना था, एनर्जी निकालना था, हीलियम एटम के लिए एनर्जी फाइंड करना था। तो इसके बाद हमें करना क्या है, अब H जो हम लोगों ने फाइंड किया है, H को हमें मिनिमाइज करना है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, Z के रिस्पेक्ट में। तो करते हैं इसको, डिफरेंशिएट करते हैं Z के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा dH अपॉन dZ इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा भाई, z² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2z, e² अपॉन a0 एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा 2z माइनस, इधर पे क्या होगा भाई 4e² अपॉन a0 एज इट इज, ये z का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, z का z के रिस्पेक्ट में 1 होता है ना, और यहाँ पे भी z का 1 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5e² अपॉन 8a0, ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा देखो, e²/a0 तो कॉमन आ गया सब में से, ठीक है। बचा क्या है 2z माइनस का, यहाँ क्या बचेगा 4 ही तो बचा सिर्फ, और यहाँ बचेगा 5/8, ठीक है, ओके। अब जो dH अपॉन dZ हम लोगों ने फाइंड किया, इसको इक्वल टू क्या करना पड़ेगा हमें 0, तभी तो Z की वैल्यू मिलेगी हमें।
किसी चीज़ के मैक्सिमम मिनिमा के लिए पहला वाला उसको जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएट जो हम करते हैं, डेरिवेट करते हैं, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो किया गया है उसको हमें इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तभी हमें z की वैल्यू मिलेगी। तो कितनी वैल्यू मिलेगी वो देखते हैं। इसको 0 किया तो ये वाला टर्म 0 होगा, ये वाला चला गया 0 में, पूरा खत्म हो गया। तो बचेगा 2z माइनस 4 प्लस 5/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देख लो भाई, 2z इज इक्वल टू ये 4 गया उधर पॉजिटिव हो गया, और ये हो जाएगा माइनस का 5/8। सॉल्व कर लेते हैं, 8 एलसीएम आ गया। अब 32 माइनस 5, तो 32 माइनस 5 कितना होता है 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 2z इज इक्वल टू 27/8, यानी z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 27/16। ठीक है, तो z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 27/16। तो यहाँ पे ये जो z आया है वो लगभग कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू हो जाएगा 1.69 या 68 के अप्रॉक्स आएगा। देख लेना जितना भी है 1.68 69 के आसपास ही कुछ आएगा। ठीक है, डिवाइड करके। तो ये जो हम लोगों ने z फाइंड किया है, अब इस z को हमें रखना कहाँ होगा, इस इक्वेशन में। ठीक है, देखो फर्स्ट इक्वेशन हम मान चुके थे, तो इसको हम चलो सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो ये जो z हम लोगों ने फाइंड किया है इसको हमें रखना है इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जब आप रखोगे इसको इन इक्वेशन सेकंड, तो उससे हमें क्या होगा, फाइनली वैल्यू मिल जाएगी हैमिल्टोनियन का, यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग से। ठीक है, तो वैल्यू रखोगे जब आप इसमें सब z की वैल्यू आप रखोगे ना, और जब पूरा सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी कुछ नेगेटिव 2.85 e²/a0। और आपको अगर याद हो तो परटर्बेशन थ्योरी से जब हम लोगों ने हीलियम एटम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड किया था तब भी इतना ही आया था। तो इसका मतलब है कि वेरिएशन मेथड से जो हम लोगों ने सॉल्व किया है हीलियम एटम का परटर्बेशन थ्योरी निकाला है ग्राउंड स्टेट का, तो वो भी बिल्कुल सही है। अच्छा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में अगर एक चीज ये आ रही हो कि सर ये तो हैमिल्टोनियन आया, एनर्जी का आया, अरे यार वेरिएशन मेथड क्या कहता है कि जो हैमिल्टोनियन का मिनिमम है वही तो एनर्जी होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, EGS ही तो लिख सकते हैं। ये क्या होगा, EGS ही तो होगा। ठीक है, इसलिए तो शुरुआत में ही बोल रहा था कि जब तक वेरिएशन मेथड पता नहीं होगा तब तक ये समझ ही नहीं आएगा। तो वेरिएशन मेथड देख लेना, इसका वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया था कि जो EGS होता है वो हैमिल्टोनियन के मिनिमम वैल्यू के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने हीलियम एटम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल दिया है वेरिएशन मेथड की हेल्प से। ठीक है, अब इसके बाद आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।